हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज आरबीएससी कक्षा 12 जीव विज्ञान का पहला अध्याय। अध्याय 1 आवृतबीजी पादपों में जनन। आवृतबीजी पादपों में जनन। देखिए, इस पाठ में हमें थोड़ा समझते हुए चलना है, क्योंकि इसी पाठ के ऊपर पूरा यूनिट जो है वो डिपेंड करता है। अगर आपको ये पार्ट ठीक से समझ में आ जाता है तो आगे की यूनिट में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सिंपल सी यूनिट है, लेकिन इस पार्ट को हमें अक्षर अक्षर समझना होगा, है ना, क्योंकि पूरा बेसिक जो आगे के 3 पार्ट हैं उसका पूरा बेसिक पूरा निचोड़ इस पार्ट के अंदर है। तो हमें अक्षर अक्षर इसका समझना होगा। हम शुरुआत करते हैं कहाँ से। हमारा जो अध्याय है वो है पहला, आवृतबीजी पादपों में जनन। अब यहाँ पे हमें 2 शब्द समझ देखने को मिले, तो जनन, है ना, और एक आवृतबीजी पादप। जनन और आवृतबीजी पादप, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे पूरा। लेकिन सबसे पहले हमको इनको समझना होगा कि यार पहली बात तो ये कि सब ये जनन क्या है ना, और फिर जनन हमें किस में पढ़ना है, आवृतबीजी पादपों में पढ़ना है। तो ये आवृतबीजी पादप क्या है, इन दोनों बातों को समझना है। जनन से शुरुआत कर लेते हैं कि सब जनन क्या है ना। पहला हम ले लेते हैं कि जनन क्या है। तो देखिए, कोई भी सजीव जो होता है, कोई भी सजीव वो अपने ही समान संतति को उत्पन्न करे। मान लीजिए ये सजीव और इसने अपने ही समान संतति को उत्पन्न किया है। किसी भी सजीव के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने ही समान सजीव को उत्पन्न कर सकता है। तो जो अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया ही जनन कहलाती है। बात समझ में आ रही है। किसी भी सजीव के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है ना। तो अगर आप परिभाषा लिखना चाहें यहाँ, तो क्या परिभाषा हो जाएगी जनन की, कि किसी सजीव द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो जनन की बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी सजीव, चाहे वो मनुष्य है और अपने ही समान मनुष्य को जन्म देता है, तो जिस प्रोसीजर के द्वारा जन्म देता है वो प्रोसीजर क्या कहलाएगी, जनन कहलाएगी। इसी प्रकार कोई पादप है और अपने ही समान पादप को जन्म देता है, तो ये प्रोसीजर पादपों में क्या कहलाएगी, जनन कहलाएगी। लेकिन आप यहाँ पर जिन पादपों की बात कर रहे हैं वो पादप कौन है, वो पादप है आवृतबीजी पादप। तो एक प्रश्न बनना स्वाभाविक है दिमाग में कि यार ये आवृतबीजी पादप क्या होते हैं, है ना। तो अभी हम थोड़ा सा चर्चा, हालांकि समय लगेगा थोड़ा हमारा, लेकिन अगर हम समझ लेते हैं, कुछ बच्चे जानते होंगे आवृतबीजी पादप क्या होता है, परंतु जो नहीं जानते हैं वो भी समझ लें कि आवृतबीजी पादप क्या होता है ना। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं आवृतबीजी पादप पे। मैं कम समय में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आवृतबीजी पादप क्या होता है। केवल मेरी तसल्ली के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि मुझे लगे जब हम आगे का पाठ पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में क्लियर हो कि आवृतबीजी पादप क्या है ना। तो देखिए, आवृतबीजी पादप क्या है। अगर आपको याद हो, हमने पिछली कक्षा में वर्गीकरण पढ़ा था, और वर्गीकरण में पादपों को एक ग्रुप में रखा गया था जिसका नाम था प्लांटी, ठीक है। और प्लांटी जब आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि प्लांटी को भी 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला वर्ग कौन सा था, थैलोफाइटा, है ना। इसमें थैलोफाइटा ये भी पादप ग्रुप ही है, लेकिन थैलोफाइटा, अब थैलोफाइटा अन्य से किस प्रकार भिन्न है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी मुख्य पहचान होती है। और दूसरा कि इसमें जो पादप शरीर होता है उसमें कोई जड़, तना या पत्ती नहीं होते, यानी इसमें जड़, तना व पत्ती का क्या होता है, अभाव होता है। तो ये पहचान हो गई किसकी, थैलोफाइटा की। इसके अलावा हमने एक और दूसरा ग्रुप रखा था। दूसरा ग्रुप कौन सा था, नंबर 2, ब्रायोफाइटा।
तो ब्रायोफाइटा की आइडेंटिफिकेशन क्या पड़ी थी कि यार ब्रायोफाइटा में जो है कि जड़ तना पत्ती का अभाव तो होता है, लेकिन जड़ तना या पत्ती जैसी संरचनाएं निकलना शुरू हो जाती। जड़ के जैसी संरचनाएं जो निकलती है उनको हम कहते हैं मूलाभास, यानी मूल तो नहीं है परंतु मूल का आभास कराने वाली कोई स्ट्रक्चर है। पत्ती तो नहीं है लेकिन पत्ती सम संरचनाएं कुछ बन गई, यानी जिनको देखने पर ऐसा लगे कि वो पत्ती ही है, लेकिन वास्तविकता में वो पत्ती नहीं है। तो इस प्रकार से मूलाभास, पत्ती सम, तना सम संरचनाएं यहाँ पर बनना शुरू हो जाती है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यार ब्रायोफाइटा जो है आभासी रूप से, वास्तविकता में तो नहीं परंतु आभासी रूप से जड़ तना व पत्ती में क्या होता है, विभेदित होता है। आभासी रूप से जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। और एक और इसका कैरेक्टर ये होता है कि इसमें निषेचन जो होता है वो जल में होता है, लेकिन ये प्लांट जो है ये भूमि पर भी अंकुरित हो सकते हैं, भूमि पर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जीवन की एक अवधि जो है वो जल में पूर्ण होती है, बाकी भूमि पर। तो जल में भी रह सकते हैं, स्थल पे भी रह सकते हैं। इसलिए ब्रायोफाइटा के लिए कहा जाता है कि ब्रायोफाइटा जो है वो पादप जगत का उभयचर कहलाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो एक ग्रुप तीसरा रखा था यहाँ पर टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, पहला वो प्लांट ग्रुप है जिसके अंदर पादप क्या हो जाता है, जड़ तना व पत्ती में विभेदित हो जाता है। पहला प्लांट ग्रुप है जो जड़ तना पत्ती में विभेदित हो जाता है। कौन? टेरिडोफाइटा। लेकिन ध्यान दें, सिर्फ जड़ तना व पत्ती, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। फल नहीं होता है, पुष्प नहीं बनता है, बीज नहीं बनता है। और यही कारण है कि इन तीनों ग्रुप्स में इनमें पुष्पन नहीं होता है। और पुष्पन नहीं होने के कारण इनको कहा जाता है अपुष्पोद्भिद पादप, इन तीनों को। या फिर आप इनको कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। अब यहाँ से आगे जो पादपों का डेवलप हुआ तो उनमें कुछ चेंजेस हुआ कि जड़ तना पत्ती तो अब आगे के पादपों में रहेंगे, लेकिन आगे के पादपों में पुष्प भी जो है पुष्पन भी शुरू हो गया। तो नेक्स्ट जो विकास हुआ टेरिडोफाइटा से, जिस प्लांट ग्रुप का विकास हुआ वो रहा जिम्नोस्पर्म, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी पादप। और यहाँ जो पादप बने वो किस प्रकार के पादप थे भाई, इनमें पुष्प था, इनमें फल था, इनमें बीज था। जड़ तना पत्ती तो थे ही सही, और लेकिन बीज जो बना उस बीज के चारों ओर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं था। फल भी यहाँ नहीं बना था, है ना, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। फल वाले को अभी हटा देते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, पुष्प था, बीज था, लेकिन क्योंकि बीज का जो आवरण है वो फल भित्ति से बनता है तो फल भित्तियाँ नहीं थी। देन में जो बीज तो बना लेकिन बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं बना। तो इसलिए इन पादप ग्रुप को क्या कहा गया, जिम्नोस्पर्म, या हिंदी में क्या कहा गया, अनावृत बीजी। और इससे जो पादप ग्रुप डेवलप हुआ, नंबर 5 जिसके विषय में हमको पढ़ना है, जिसको हम कह रहे हैं अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म, और हिंदी में आप इसको कहेंगे आवृत बीजी पादप, आवृत बीजी पादप। तो ये किस प्रकार के पादप रहे, इन्हीं से डेवलप हुए। तो इस प्रकार के पादप क्या रहे, इनमें पुष्पन हुआ, पुष्पन के साथ ही इनमें फलन भी हुआ, फल भित्ति बनी। तो जो बीज बना उस बीज के चारों ओर क्या बना, बीज आवरण भी बना। तो बेसिक पहचान तो यही है कि यहाँ बीज के चारों ओर कोई आवरण नहीं होता है, इसलिए इनको अनावृत बीजी कहते हैं। और यहाँ बीज के चारों ओर आवरण होता है, बीज के चारों ओर क्या है, ये बीज है और बीज के चारों ओर आवरण भी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आवृत बीजी पादप कहते हैं। तो ये है आवृत बीजी पादप। समझ में आ रहा होगा
कि हम किन पादपों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम आवृत बीजी पादपों में जनन पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा समय हमारा लग गया है, लेकिन एक बात क्लियर हो गया है कि आवृत बीजी पादपों में जनन कहते ही आपको ये समझ में आने लगा होगा कि हम किन पादपों में जनन पढ़ने जा रहे हैं। हम आवृत बीजी पादपों में जनन, यानी ऐसे पादप जिनमें जड़ तना पत्ती है, जिनमें पुष्पन है, जिनमें फलन होता है, जिनमें बीज बनते हैं और बीजों के चारों ओर आवरण भी पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे आसपास जितने भी मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं, जिनमें आप पुष्पन देख सकते हैं, जिनमें आप पुष्प देख सकते हैं, जिनमें आप बीज और बीज के ऊपर बीज चोल देख सकते हैं, जिनमें फल बनते हैं, चाहे आप कनेर, गुलाब, आम, जितने भी आपके आसपास जितने भी पादप हैं, ये सबके सब पादप कौन से हैं? सबके सब पादप आवृत बीजी हैं। जिम्नोस्पर्म एक बहुत छोटा प्लांट ग्रुप है, उसमें बहुत कम, जबकि आवृत बीजी पादप जो है ये प्लांट्स ग्रुप में सबसे बड़ा प्लांट ग्रुप माना जाता है, आवृत बीजी पादप। तो इन्हीं के बारे में हमको आगे स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि ये पहला पार्ट है जिसके ऊपर सारा यूनिट बेस है, मैं कह सकता हूँ कि पूरा यूनिट का एक तरह से ये एक सोल है, आत्मा है पूरी यूनिट की। तो इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। मैं बहुत ज़्यादा आगे इसमें चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन एक चर्चा और करूँगा जो बहुत ज़रूरी है कि आवृत बीजी पादपों का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, और वो कैरेक्टर होता है पीढ़ी एकांतरण। तो आगे हम इस पार्ट को बढ़ाएं उससे पहले अगर हम पीढ़ी एकांतरण को भी समझ लें तो ये पार्ट या आगे की यूनिट हमारे लिए और सरल हो जाती है। तो देखिए, हम अभी आवृत बीजी पादपों को ही समझ रहे हैं, है ना। आप ये समझ लीजिए कि आज हम सिर्फ इस पाठ का या इस अध्याय का केवल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। हम आवृत बीजी पादपों को ही पढ़ रहे हैं। और देखिए, आवृत बीजी पादप में आप क्या क्या पढ़ चुके हैं कैरेक्टर? इसमें पुष्पन होता है, फलन होता है यानी फल बनते हैं, बीज का निर्माण होता है और बीज के चारों ओर बीजावरण भी पाया जाता है। इन सब के अलावा आवृत बीजी पादपों का एक और महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है, लक्षण है, वो है पीढ़ी एकांतरण। हालांकि और भी कई महत्वपूर्ण लक्षण हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इनके बारे में चर्चा भी होती जाएगी। लेकिन पीढ़ी एकांतरण को यही समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। पीढ़ी एकांतरण, देखिए पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। पीढ़ी एकांतरण को अगर हम सिर्फ परिभाषा की बात करें कि पीढ़ी एकांतरण की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा मैं बहुत सिंपल तरीके से कह सकता हूँ। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो पुराने वीडियो मेरे देख सकते हैं, उसमें पीढ़ी एकांतरण को बहुत अच्छे से समझाया गया है। हम एक बार और थोड़ी सी शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं कि पीढ़ी एकांतरण क्या है। देखिए, अगर सिर्फ परिभाषा की बात करें तो परिभाषा की बात करें तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पादप के जीवन चक्र में, पादप की ही बात चल रही है इसलिए यहाँ मैं कह दूंगा कि पादप के जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद अवस्था व युग्मकोद्भिद अवस्था का एकांतर क्रम में परिवर्तन, एकांतर क्रम में परिवर्तन क्या कहलाता है? पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। एक नई बात आ गई, थोड़ी अलग बात आ गई। अब तक जो समझा उसके अलावा एक और कैरेक्टर क्या है? पीढ़ी एकांतरण। और सिर्फ परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा बड़ी 2 लाइन की परिभाषा है कि पादप के जीवन चक्र में कौन कौन सी अवस्था, इधर ध्यान दें, बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था का एकांतर क्रम में परिवर्तन। एकांतर क्रम में परिवर्तन कैसे? ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये अवस्था कौन सी है? बीजाणुद्भिद अवस्था। तो पादप में बीजाणुद्भिद अवस्था है, बीजाणुद्भिद अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आ जाएगी? युग्मकोद्भिद।
फिर युग्मकोद्भिद अवस्था से वापस कौन सी अवस्था आ जाएगी? बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद से वापस युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद से वापस बीजाणुद्भिद। तो इस प्रकार एकांतर क्रम में अवस्थाएं बदलती रहती है, बीजाणुद्भिद, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद। तो यही जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया कहलाती है पीढ़ी एकांतरण। अब सवाल दो हमारे दिमाग में और बनते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था का इस प्रकार एकांतर क्रम में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। पर अब सवाल ये है कि आप बार बार जो शब्द यूज में ले रहे हैं बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था, तो ये बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्थाएं क्या है, ये भी समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल अब हम जो चर्चा करेंगे वो इसी पर चर्चा करेंगे कि बीजाणुद्भिद अवस्था क्या है और युग्मकोद्भिद अवस्था क्या है। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनने वाला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इस पार्ट को का बेसिक हम कंप्लीट कर लेंगे और आगे की वीडियो या आगे के लेक्चर समझने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बीजाणुद्भिद अवस्था क्या है, आपने कई बार एक शब्द उपयोग में लिया होगा, द्विगुणित। द्विगुणित अवस्था है ना। द्विगुणित मतलब क्या होता है? जिसको आप 2n से डिनोट करते हैं, 2n से। और इस द्विगुणित का मतलब क्या होता है? इस द्विगुणित का मतलब होता है कि कभी किसी भी सजीव में यदि गुणसूत्र की संरचना, अगर पादप की बात करें तो पादप की कर लेते हैं, ये अगर पादप में गुणसूत्र इस प्रकार से जोड़े में व्यवस्थित है, जोड़े में व्यवस्थित है, तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या कहलाएगी? द्विगुणित व्यवस्था कहलाएगी। और पादप की जिस संरचना में द्विगुणित संरचना है, और इसी से कोई नया पादप बन जाए, ऐसी संरचना जिसमें गुणसूत्र किसमें है? जोड़े में है, चाहे वो जड़ है, तना है, पत्ती है या कोई और संरचना है, बस गुणसूत्र क्या होना चाहिए? जोड़े में होना चाहिए। और उसी संरचना से कोई नया पादप बन जाए, है ना, कोई नया पादप बन जाए, तो भाई ये नया पादप किससे बना है? इस द्विगुणित स्ट्रक्चर से बना है। तो जो बनने वाला पादप है वो भी क्या होगा? द्विगुणित होगा, 2n होगा। तो इसी पादप को आप क्या कहेंगे? इसी अवस्था को आप क्या कहेंगे? इसी अवस्था को आप कहते हैं बीजाणुद्भिद अवस्था। क्या कहते हैं? बीजाणुद्भिद अवस्था। यानी कि जब बनने वाला पादप या पादप का भाग द्विगुणित संरचना से बने, द्विगुणित स्ट्रक्चर से कोई नया पादप या पादप का भाग बनता है, तो वो अवस्था क्या कहलाती है? बीजाणुद्भिद अवस्था कहलाती है। और अगर ये गुणसूत्रों के जोड़े टूट जाएं और इस प्रकार से गुणसूत्र क्या हो जाएं? अलग अलग हो जाएं, तो अब ये अवस्था क्या कहलाएगी? ये व्यवस्था कहलाएगी अगुणित। क्या कहलाएगी? अगुणित। जिसको आप किससे डिनोट करेंगे? n से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? n से डिनोट करेंगे। और इस स्ट्रक्चर से कोई नया पादप बनता है, इस स्ट्रक्चर से कोई नया पादप बनता है, तो जो ये नया पादप बना है, इस नए पादप को अब आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे युग्मकोद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था। देखो समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर पादप या पादप का कोई भाग द्विगुणित संरचना से बनता है तो बीजाणुद्भिद अवस्था, और अगुणित संरचना से बनता है तो वो अवस्था क्या कहलाएगी? युग्मकोद्भिद अवस्था। मैं बहुत बेसिकली आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे जनरली जो पादप बनता है वो किससे बनता है? बीज से बनता है। किससे बनता है? बीज से बनता है सामान्यतया। और बीज क्या है? द्विगुणित है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र क्या होता है? जोड़े में होता है इस प्रकार से। तो इससे एक नया पादप बना है, तो ये पादप भी क्या होगा? 2n होगा। तो अब मुझे बताइए पादप क्या होगा? बीजाणुद्भिद या युग्मकोद्भिद? तो आप कहेंगे कि सर युग्मकोद्भिद नहीं होगा, क्योंकि ये किससे बना है? द्विगुणित संरचना से बना है, और द्विगुणित संरचना से बना है तो ये क्या होगा? बीजाणुद्भिद होगा। तो ये बीजाणुद्भिद अवस्था है। इसके बजाय अगर पादप कोई अगुणित स्ट्रक्चर से बनता तो फिर पादप क्या होता? फिर पादप युग्मकोद्भिद होता। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि बीजाणुद्भिद अवस्था क्या है और युग्मकोद्भिद अवस्था क्या है। परिभाषा कहती है कि पादप के जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद अवस्था व युग्मकोद्भिद अवस्था का एकांतर क्रम में परिवर्तन क्या कहलाता है? पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। तो अब एक बात और समझ लेते हैं कि सर ये एकांतर क्रम में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है?
इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एकांतर क्रम में परिवर्तन जब हम समझेंगे तो उसी के साथ कई सारी बातें हमारी और भी क्लियर हो जाएगी। एकांतर क्रम में परिवर्तन को समझने के लिए बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था का एकांतर क्रम में परिवर्तन कैसे होता है, इस बात को समझने के लिए हम लैंगिक जनन का एक उदाहरण ले लेते हैं। पादपों में लैंगिक जनन के उदाहरण से हम इसको समझते हैं तो काफ़ी सारा कंसेप्ट हमारा यहाँ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम पार्ट को स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। देखिए, लैंगिक जनन के उदाहरण के द्वारा आप इसको कैसे समझेंगे, ऐसे समझते हैं। देखिए, उदाहरण लेते हैं हम पादप में लैंगिक जनन का। अब पादप में लैंगिक जनन का उदाहरण ले रहे हैं तो आप जानते हैं कि लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, जननांगों के द्वारा होता है ना। लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, जननांग के द्वारा होता है। और जननांगों को पादप में कौन धारण करता है, पुष्प धारण करता है। पुष्प में ही जननांग होते हैं, नर जननांग मादा जननांग सब किस में होते हैं, पुष्प में होते हैं। तो पादप, और जनरली पादप जो है वो 2n होता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि बीजाणुद्भिद ही होता है। तो पादप का ही भाग है पुष्प, तो पुष्प भी क्या होगा, बीजाणुद्भिद होगा, द्विगुणित होगा। और इस पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग अलग होता है। एक तो होता है नर जननांग, है ना, चलो लिख ही देते हैं, नर जननांग, और एक होता है पुष्प में मादा जननांग। नर जननांग को हम पुमंग कहते हैं, जिसका प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है, पुंकेसर। इसी प्रकार मादा जननांग को हम जायांग कहते हैं, जिसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। ये सारी संरचनाएं द्विगुणित हैं, यानी सब क्या है, सब बीजाणुद्भिद अवस्था में है। लेकिन अब यहाँ जब नर जननांगों में नर युग्मक बनता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो ये पुंकेसर है, इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है पराग कोश, चलिए इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं, फिर आगे और चर्चा होगी इस पर। मैं ये कह सकता हूँ कि नर जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, यहाँ तक अभी तक ये 2n है, और अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही होता है तो इसमें नर युग्मक बनता है। क्या बनता है, नर युग्मक। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री यानी गुणसूत्र क्या हो गए, आधे आधे। तो जो नर युग्मक बनेगा उसमें गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। तो अब ये द्विगुणित होगा या अगुणित, तो ये क्या होगा, अब अगुणित होगा, जो जनरली परागकण होता है। क्या होता है, परागकण। तो इस प्रकार से नर युग्मक बन गया, जो क्या हो गया, n, अगुणित हो गया। इसी प्रकार यहाँ स्त्री केसर में भी क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, और इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा मादा युग्मक, जो भी क्या होगा, अंड कोशिका। हम मादा युग्मक को क्या कहते हैं यहाँ, अंड कोशिका, जो भी क्या होगी, अगुणित होगी। तो देखिए, बीजाणुद्भिद से अब कौन सी अवस्था आ गई, आप यहाँ देख रहे हैं, पहले 2n था, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप n यानी अगुणित हो गया बीजाणुद्भिद, और बीजाणुद्भिद के बाद ये युग्मकोद्भिद अवस्था आ गई। ये युग्मक बन गए तो युग्मकोद्भिद अवस्था आ गई। अब होता क्या है, पादप में लैंगिक जनन के दौरान ये परागकण और अंड कोशिका आपस में संपर्क में आ जाते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संपर्क में आ जाता है, जिस प्रोसीजर को आप क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में आप इसको कह सकते हैं युग्मक संलयन। क्या कह सकते हैं, युग्मक संलयन। तो इस युग्मक संलयन या निषेचन के फलस्वरूप क्या होगा, इधर से तो ये परागकण और यहाँ से ये अंड कोशिका दोनों आपस में मिल जाती है, फ्यूज हो जाती है एक दूसरे में, और इस प्रकार दोनों के निषेचन से वापस एक, क्योंकि ये n और ये n मिलकर वापस क्या बना लेता है, 2n, यानी अगुणित और अगुणित स्ट्रक्चर वापस मिलकर क्या बन जाती है, एक द्विगुणित स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको आप कहते हैं युग्मनज। तो अब बताइए युग्मनज क्या होगा, युग्मनज वापस क्या हो जाएगा, बीजाणुद्भिद हो जाएगा। अब युग्मनज से परिवर्धन होगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से बीज बनेगा, और बीज से नया पादप बनेगा। ये सब क्या होगा, ये सब 2n यानी बीजाणुद्भिद होगा। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पहले पादप जो था 2n था, बीजाणुद्भिद अवस्था में था, इसके जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे पादप क्या हो गया, n यानी युग्मकोद्भिद अवस्था में आ गया।
फिर दोनों का वापस क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और वापस पादप क्या हो गया, बीजाणुद्भिद अवस्था। तो क्या हो रहा है देख रहे हैं, बीजाणुद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था, वापस बीजाणुद्भिद अवस्था। तो यही तो है एकांतर क्रम में परिवर्तन, बीजाणुद्भिद, युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद, फिर पादप में वापस बीजाणुद्भिद, युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद। तो ये है एकांतर क्रम में परिवर्तन। तो इस प्रकार से पादप के जीवन चक्र में, पूरा जीवन चक्र है, तो इस पूरे जीवन चक्र में जो ये एकांतर क्रम में परिवर्तन हुआ है बीजाणुद्भिद अवस्था और ये एन मतलब युग्मकोद्भिद अवस्था में, यही एकांतर क्रम में परिवर्तन क्या कहलाता है, पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे भी आएगी। एक साथ पूरी बात को समझना पॉसिबल नहीं होता, आगे कई बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक जब आएंगे इससे रिगार्डिंग, तो और डिटेल में आपको ये समझ में आएगा। लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन चुका होगा कि यार पीढ़ी एकांतरण क्या है और किस प्रकार से जो है बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था एकांतर क्रम में परिवर्तित होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पाठ को वापस शुरू से लेता हूँ, यहीं ले लेता हूँ साइड में, ताकि इस उदाहरण को लेते हुए हम समझेंगे भी। देखिए हमारा जो अध्याय है ना, आप टॉपिक वाइज समझते हैं। नोट्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिन बच्चों को नहीं मिले हैं मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनको भी नोट्स कैसे प्रोवाइड कराने हैं आपको वो बताऊँगा, ठीक है। अध्याय 1 जो हमने शुरू किया है वो है आवृत बीजी पादपों में जनन, और यहाँ हम दो बातों को बेसिकली समझ रहे थे, जनन और आवृत बीजी पादप क्या है। तो देखिए जनन क्या है, पहला टॉपिक आपका हम समझ चुके हैं कि किसी सजीव द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। उसके बाद आवृत बीजी पादप क्या है वो भी हम समझ चुके हैं, बहुत सारे हमने कैरेक्टर पढ़ लिया आवृत बीजी पादप के कि भाई इनमें पुष्पन होता है, नंबर 2 फलन होता है, बीज होता है, बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। और अब पूरा बेसिक बात कर लेते हैं एक साथ, आवृत बीजी पादपों में जनन, इसी को एक हेडिंग के रूप में डाल लेते हैं। पाठ का नाम भी यही है, आवृत बीजी पादपों में जनन। तो अब क्या कहोगे आप, भाई जनन क्या था, सजीव द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया। तो आवृत बीजी पादपों में जनन क्या होगा, आवृत बीजी पादपों द्वारा, किनके द्वारा, इन आवृत बीजी पादपों द्वारा अपने ही समान पादप उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है, आवृत बीजी पादपों में जनन है। क्या है, आवृत बीजी पादपों में जनन है। आवृत बीजी पादपों द्वारा अपने ही समान पादप उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है, आवृत बीजी पादपों में जनन है। आ रहा है समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है ना, आवृत बीजी पादपों में जो अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया है जिसे आप आवृत बीजी पादपों में जनन कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो ये बेसिकली आवृत बीजी पादपों में जो जनन की प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से होती है। एक होती है अलैंगिक जनन और एक होती है लैंगिक जनन। देखिए इसी पेज पे मैंने क्यों समझाया आपको अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, कि हमने जो ये स्ट्रक्चर लिया है यहाँ अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों की ही परिभाषाएं हैं। इसको आप देखिए, लैंगिक जनन जब हुआ था यहाँ तक तो पादप का एक ही भाग था, अब यहाँ पर क्या हो गया था, निषेचन हो गया था, और निषेचन के फलस्वरूप क्या हुआ, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज और युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से बीज और बीज से क्या बन गया, नया पादप। तो इस प्रकार जब निषेचन के फलस्वरूप, इस प्रोसीजर के फलस्वरूप नया पादप बने, परागकण बने, अंड कोशिका बने, यहाँ तक तो निषेचन नहीं हुआ, लेकिन दोनों मिल जाएं तो निषेचन हो गया, और इसके बाद ये प्रोसीजर आगे बढ़े और नया पादप बने, तो मैं कहूँगा कि ये जो जनन हुआ है ना, ये कौन सी घटना के कारण हुआ है, ये निषेचन के कारण हुआ है। तो अगर जनन निषेचन के फलस्वरूप हो, किसके फलस्वरूप हो, निषेचन के फलस्वरूप हो, तो वो जनन क्या है, लैंगिक जनन है। आगे बढ़ते हैं। ये घटना ही ना हो, देखिए इधर वापस इस एग्जाम्पल पे आइए, परागकण बना, अंड कोशिका बना, लेकिन इन दोनों का मिलन नहीं हुआ, ये घटना नहीं हुई। तो अब क्या होगा, अंड कोशिका खुद ही डेवलप हो जाए, खुद ही
परिवर्तित हो जाए और अंड कोशिका से एक नया पादप बन जाए। ऐसा भी हो जाता है कई बार, आगे पढ़ोगे आप विस्तार से। अंड कोशिका से एक नया पादप बन जाए बिना निषेचन के, या इधर परागकण ही नए पादप अंकुरित होकर नया पादप बना ले बिना निषेचन के, या फिर इसकी कोई भी, इस पुष्प की कोई भी संरचना, या पुष्प छोड़ो, जड़, तना या पत्ती, कोई भी संरचना बिना निषेचन के ही नया पादप बना ले, तो फिर वो जनन क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। तो एक लाइन की परिभाषा यहाँ भी बन जाएगी। अलैंगिक जनन में क्या परिभाषा बनेगी कि बिना निषेचन के या बिना युग्मक संलयन के होने वाला जनन क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। देखिए, इस पाठ का पूरा कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो गया। कागज का भी कचरा हो गया है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? अब जिस आपने अगर ठीक से पढ़ा है तो इस कागज में आपको कचरा नजर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि आवृत बीजी पादपों में जनन आप पढ़ रहे हैं। आवृत बीजी पादपों में जनन, परिभाषा क्या बनेगी कि आवृत बीजी पादपों द्वारा अपने ही समान पादप उत्पन्न करने की प्रक्रिया आवृत बीजी पादपों में जनन है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। और ये प्रक्रिया कितने प्रकार की होगी? तो 2 प्रकार की होगी, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है? बिना निषेचन या बिना युग्मक संलयन के होने वाला जनन। ये बिना निषेचन का मतलब अपने इधर समझा कि ये प्रक्रिया ना हो, इधर से कोई भी संरचना, चाहे परागकण है, अंडकोशिका है, पुष्प का कोई भाग है, पत्ती, जड़, तना, कोई भी बिना निषेचन के ही नया पादप बना ले, तो ये बिना निषेचन या बिना युग्मक संलयन के होने वाला जनन होगा, जिसे आप क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। ऐसा नहीं होता है तो फिर यही प्रोसीजर होगा, परागकण अंडकोशिका बनेगा और फिर ये आपस में मिल भी जाएगा, युग्मनज बनेगा, तो ये निषेचन है। और इस प्रोसीजर के द्वारा जनन होता है तो ये क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई आवृत बीजी पादपों में जनन 2 प्रकार का, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। मैं लास्ट रिपीट करता हूँ, अलैंगिक जनन क्या है? बिना निषेचन या बिना युग्मक संलयन के होने वाला जनन अलैंगिक जनन। निषेचन के फलस्वरूप होने वाला जनन लैंगिक जनन। अब ये अलैंगिक जनन कितने टाइप का होता है, आगे हमको इस पार्ट में शुरुआत में अलैंगिक जनन को ही आगे बढ़ाना है। तो जो कल का लेक्चर रहेगा, कल का जो वीडियो रहेगा, उसमें हम अलैंगिक जनन पर विस्तार से बात करेंगे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है और किस किस प्रकार से हो सकता है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बना है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस पार्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर कर देगा और आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ते रहिए। कोई सवाल, कोई प्रश्न बनता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैसेज कीजिए। कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाई करने की कि आपके हर प्रश्न का जवाब दूं। नमस्कार।